From a software engineering perspective, it's probably fair to say that this is the largest and most sophisticated attack the world has ever seen. दिसंबर 2020 का टाइम था। कोविड-19 की वजह से ऑफिसेज बंद थी और सारा काम घर से ही हो रहा था। हर लिविंग रूम, बेडरूम एक छोटा सा ऑफिस बन गया था। ये एक नया सेटअप हैकर के लिए एक गोल्डन चांस था। हर घर का वाईफाई, हर लैपटॉप एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट बन गया था अटैकर्स के लिए। और इसी बीच अटैकर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कई सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो बहुत ही फेमस थे, जैसे फायरआई और सोलरविंड। अब अगर ये सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सोलरविंड ओरियन को दुनिया भर की 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती थी। बड़े बड़े बिजनेस जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज, यूएस गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, बैंक और टेलीकॉम कंपनीज सब अपने नेटवर्क को चेक और मैनेज करने के लिए ओरियन पे डिपेंडेंट थे। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ था और नॉन कोड होने की वजह से टीम को एक्सपर्ट प्रोग्रामर होने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसीलिए लोग ज़्यादा सोलरविंड ओरियन को प्रेफर करते थे। लेकिन 2019 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ सोलरविंड ओरियन में। एक रिसर्चर ने देखा कि सोलरविंड के एफटीपी सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड पब्लिकली शेयर हो गया था और ये यूज़र नेम और पासवर्ड इतना सिंपल था कि कोई भी इसे गेस कर सकता था। इसका यूज़र नेम सोलरविंड्स था और इसका पासवर्ड सोलरविंड्स 123 था। ये क्रेडेंशियल गिटहब पर दिख रहा था और 2017 से 18 के बीच काम भी कर रहा था, जिससे कोई भी लॉगिन करके फाइल अपलोड कर सकता था और मालवेयर भी डाल सकता था। सोलरविंड के बॉसेस ने सारा ब्लेम इंटर्न पर डाल दिया। इस इंसिडेंट पर कांग्रेस वुमेन कैटी पॉटर ने हाउस हियरिंग में मजाक में कहा, I've got a stronger password than SolarWinds 123 to stop my kids from watching too much YouTube on their iPad. इसके अलावा दूसरा सॉफ्टवेयर फायरआई जो 2004 में स्टार्ट हुआ था और आज ये दुनिया के साइबर सिक्योरिटी के टॉप प्लेयर में से एक है। इसका सिंपल मिशन था, जब अटैकर सिस्टम में घुसने की कोशिश करे तो डिफेंडर उसे जल्दी से डिटेक्ट करके रोक दे। फायरआई के कुछ नोटेबल वर्क भी हैं, जैसे 2013 में 40 मिलियन पेमेंट कार्ड लीक हो गया था। तब फायरआई ने मालवेयर के इंक्रिप्शन को तोड़ के पूरा केस सॉल्व किया था। और जब 2014 में नॉर्थ कोरिया हैकर ने सोनी पिक्चर का डेटा लीक कर दिया था, जिसमें ईमेल और अनरिलीज्ड मूवी थे, तब अगेन फायरआई ने डिस्टोवर मालवेयर को एनालाइज करके प्रूफ दिया था, जिससे यूएस गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगाया था। ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस में फायरआई ने बहुत हेल्प और प्रोटेक्ट किया है। लेकिन 8 दिसंबर 2020 को सुबह फायरआई की सिक्योरिटी टीम नॉर्मल अलर्ट चेक कर रही थी। तभी एक सीनियर एनालिस्ट ने कुछ अनयूजुअल कॉल देखा, पर ये कॉल अलग था। इसमें नॉर्मल यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ नहीं हुआ था, बल्कि ऑटोमेटेड सर्टिफिकेट यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से टीम ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैकर ने फायरआई के रेड टीम का टूल भी चुरा लिया था। उसके बाद 11 दिसंबर को दोपहर तक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के लॉग और टेलीमेट्री को प्रॉपरली एनालाइज किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक नया मालवेयर खोजा, जिसका नाम तुरंत दे दिया गया सनबर्स्ट। ये मालवेयर कोई ऑर्डिनरी मालवेयर नहीं था। इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया था कि मॉनिटरिंग सिस्टम उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। कभी ये अपना शेप बदल लेता था तो कभी अपने सिग्नल को रैंडम इंटरवल में भेजता था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये मालवेयर सोलरविंड ओरियन के लेजिटिमेट ट्रैफिक में ऐड हो गया था। मतलब ओरियन, जिस पर 3 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करती थी, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज से लेकर यूएस गवर्नमेंट तक शामिल था, सब के सब एक ट्रोजन हॉर्स बन गए थे। रात भर फायरआई के एनालिस्ट लॉग और पैकेट कैप्चर चेक करते रहे। हर जगह क्लू मिला। विंडो लॉग में अनयूजुअल सर्विसेज क्रिएट हुआ था, पावर सेल हिस्ट्रीज में इनकोडेड पेलोड मिला और ऑड आवर में रिमोट सेशन स्टेबलाइज हुआ था। ये सबसे एक ही चीज़ पता चल रहा था कि सनबर्स्ट चुपचाप महीनों से सिस्टम के अंदर था और डेटा चुरा रहा था, बिना किसी को पता चले। अगले दिन 12 दिसंबर को फायरआई की टीम ने सनबर्स्ट नाम की बाइनरी को तोड़ना शुरू किया। तब पता चला कि सनबर्स्ट का कंट्रोल सिस्टम यानी कमांड एंड कंट्रोल को इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया था कि उसका नेटवर्क ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल सोलरविंड ओरियन की डीएनएस क्वेरी जैसा लगता था। मतलब जब नेटवर्क मॉनिटर कर रहा था तब उसे कोई अलग सिग्नल नजर ही नहीं आता था। सब कुछ रूटीन ट्रैफिक जैसा दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर अटैकर सर्वर से बात कर रहे थे। उसके बाद इन्फेक्शन का सोर्स ट्रेस करने पर पता चला प्रॉब्लम का सोर्स सोलरविंड ओरियन के एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टॉलर यानी कि अपडेट फाइल में था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो इंस्टॉलर सोलरविंड के ओरिजिनल यानी कि ऑफिशियल अपडेट के साथ आया था। मतलब कस्टमर को लगा कि ये अपडेट बिल्कुल असली और सेफ है। जिसके बाद फायरआई ने टेस्ट करने के लिए इंस्टॉलर का एक कॉपी निकाला वर्जन 2020.2.1 HF1 विंडोज सिस्टम के लिए। और जब उन्होंने इस अपडेट को चेक किया तो पता चला कि एक छोटा सा हार्मलेस लगने वाला फाइल solarwind.orion.core.businesslayer.dll के अंदर सनबर्स्ट मालवेयर का लोडर छुपा हुआ था। जब ओरियन स्टार्ट होता था तो पहले ये मालवेयर अपना काम करता था और फिर नॉर्मल ओरियन सिस्टम का काम शुरू होता था। मतलब अटैकर को सिस्टम में तुरंत हाई लेवल एक्सेस मिल जाता
आता था। दिसंबर 13 तक FireEye को ये रियलाइज हो गया था कि ये साइबर अटैक कोई छोटा अटैक नहीं है। Sending malware to 18,000 private and government organizations, including the U.S. Departments of Justice, Treasury, State, and Homeland Security. जिसके बाद FireEye ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जिसमें US साइबर कमांड, CISA, NSA और FBI शामिल था। FireEye ने एक्सप्लेन किया कि सनबर्स्ट मालवेयर कैसे काम करता है और कैसे उसे मेमोरी और नेटवर्क में डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोलरविंड के अपडेट को कैसे चेक किया जाए, ये पता करने के लिए कि उसमें मालवेयर है कि नहीं। कुछ ही मिनट में न्यूज़ पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। अनाउंसमेंट के बाद FireEye ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाया जो डायरेक्टली अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो सनबर्स्ट मालवेयर था उसे हटाना कोई आम प्रोग्रामर की बस की बात नहीं थी। इसमें कई स्कैरी फीचर थे। सबसे स्कैरी फीचर डोरमेसी पीरियड था, मतलब ये इंस्टॉल होने के बाद 12 से 14 दिन तक कोई भी नेटवर्क एक्टिविटी नहीं करता था। अटैकर ने इसको ऐसा इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि ये पैच ऑडिट और सिक्योरिटी सैंडबॉक्स टेस्ट से बच सके। सनबर्स्ट तकरीबन 300 प्लस सिक्योरिटी टूल से छुपा हुआ था। जब भी कोई भी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस चलता था तो ये डिटेक्ट कर लेता था और अपना काम रोक देता था या विंडोज़ रजिस्ट्री मॉडिफाई करके सर्विस डिसेबल कर देता था। FireEye ने ये सब दिसंबर 2020 में डिटेक्ट किया था जब उनका खुद का नेटवर्क ब्रीच हो गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें सितंबर 2019 में ही शुरू हो गई थी जब एक हाईली स्किल्ड हैकर ने सोलरविंड के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम में चुपके से एंट्री ली थी। अटैक फिशिंग ईमेल से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद हैकर ने इंपॉर्टेंट लॉगिंग डिटेल क्रेडेंशियल चुरा लिया। सिस्टम में घुसते ही उन्होंने नेटवर्क के अंदर फ्री मूवमेंट शुरू कर दिया था, मतलब उन्हें पता चल गया था कि सॉफ्टवेयर का कोड कैसे बनता है और कौन से सर्वर यूज़ होता है। अक्टूबर 2019 में हैकर ने अपना प्लान टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने नॉर्मल लुकिंग कोड को सॉफ्टवेयर के टेस्ट वर्जन में डाला ताकि देख सके कि बिल्ड लॉग और नेटवर्क एक्टिविटी कैसे बिहेव करता है। टेस्ट के बाद फरवरी 2020 तक अटैकर कॉन्फिडेंट हो गया कि वो अपना मैलिशियस कोड सीक्रेटली सिस्टम में डाल सकता है बिना किसी को पता चले। फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर के नॉर्मल लुकिंग पार्ट को रिप्लेस कर दिया सनबर्स्ट के मैलिशियस पार्ट से और सनबर्स्ट बैकडोर को ओरियन अपडेट इंस्टॉलर में इम्बेड कर दिया। ये सनबर्स्ट एक मल्टी स्टेज मालवेयर था। जब पहली बार इंस्टॉल होता तो 12 से 14 दिन तक चुपचाप रहता। इसके बाद ये सीक्रेटली हैकर के सर्वर को सिग्नल भेजता था। इसके अलावा अटैकर्स ने सेकेंडरी अपलोडर टीयर ड्रॉप भी डाला था इसमें, जो ऑटोमेटिकली और मालवेयर टूल फेच करता था सर्वर से, जैसे गोल्ड मैक्स ताकि वो सिस्टम में परमानेंट रहे, गोल्ड फाइंडर पासवर्ड और लॉगिन इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। और जब सारी चीज़ें वो चुरा लेते थे तब डेटा को बाहर भेजना रहता था, तो उसके लिए वो डेटा को थोड़ा थोड़ा करके भेजते थे ताकि नेटवर्क पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ना दिखे और यूजर को कुछ पता ना चले। और इसका विक्टिम लिस्ट बढ़ता रहा। US फेडरल एजेंसी जैसे CISA, ट्रेजरी, कॉमर्स, स्टेट, DOE जैसे एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। स्काडा सिस्टम में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल तक अफेक्ट हुआ। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये अटैक का स्केल कितना बड़ा था। इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटे ग्रुप का काम नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और डीपर गया तब एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, कोजी बियर। Cozy Bear? Well, this one seems to have been Cozy Bear, which is seen as a government outfit. Cozy Bear, they're known in cyber circles as APT 29 as well. We've seen this group before. ये एक रशियन स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप था। लोग इसे APT 29, द ड्यूक, नोबिलियम या मिडनाइट ब्लिजर्ड भी बुलाते थे और इसको 2008 के आसपास वेस्टर्न इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फर्म ने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन अभी तक कोजी बियर इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। फिर 2016 के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी DNC हैक के बाद कोजी बियर सबकी नज़र में आ गया। उसके बाद 2019 में ESET ने एक ऑपरेशन पकड़ा जिसका नाम ऑपरेशन घोस्ट था, जिसमें 3 यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर और EU एम्बेसी को हैक किया गया था। कोजी बियर इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एक रशियन गवर्नमेंट फंडेड हैकिंग ग्रुप है। उनका टारगेट यूजुअली रसिया के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा होता है, जैसे डिप्लोमेसी, फॉरेन मिनिस्ट्रीज, मिलिट्री डिफेंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सीक्रेट और कभी कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी। इस हैक के बाद अमेरिका और रसिया के बीच में साइबर स्पेस में रिलेशन काफ़ी खराब हो गया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर स्टांस लिया, सैंक्शन लगाया, डिप्लोमेट निकाल दिया और जेनीवा समिट में एक प्रपोजल भी दिया कि 16 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ लिमिट होना चाहिए, लेकिन रसिया ने हमेशा डिनाई किया और काउंटर एक्यूजिशन किया। This is a report from Bloomberg, but Russia has said they had nothing to do with the cyber attacks.